हेलो पीपल, हेलो, व्हाट्सअप। आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री। ठीक है। और मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों का मोस्ट ऑफ द पोर्शन खत्म हो चुका होगा। तो मेरा ये वीडियो लाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग बिफोर एग्जाम पूरा सिलेबस रिवीजन कर पाओ। और अब मुझे पता है, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है बहुत लोगों को, और 10th स्टैंडर्ड के लोग बहुत परेशान होते हैं व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा दैट यू नीड टू रिमेंबर और मग अप। ठीक है। अब रिमेंबर करोगे तो अच्छा आंसर्स लिख पाओगे, बिकॉज तुम्हारा जो भी डेटा होगा वो राइट होगा। अब इसका मतलब नेसेसरीली ये नहीं है कि आपको सब मगअप करना है, कुछ चीजें आप लिख कर और फ्लो चार्ट बनाकर भी समझ सकते हो और उसको याद रख सकते हो, क्योंकि ये डेटा है। आप डेटा तभी तक नहीं समझ पाओगे जब तक वो आपको यहाँ पे याद नहीं है। और याद कैसे होगा? जब उसको आप बार बार रिवाइज करोगे। तो सारे 10th स्टैंडर्ड के लोगों से मेरा यही अपील होगा या मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस अच्छे से करना है तो आपको एक चीज आपके होल्ड में होनी चाहिए, विच इज रिविजन। रिवीजन करोगे तब जाके आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, तब जाके आप फैक्ट सही तरीके से अपने आंसर्स में लिख पाओगे। क्योंकि आप याद करने जाओगे तो आपको ये 10 के 10 चैप्टर्स याद करने पड़ेंगे, प्लस जो पॉलिटिकल साइंस के है वो अलग से। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मकिंग अप ब्लाइंडली, एक काम करना, हर एक चैप्टर के आप फ्लो चार्ट बना लो। अब वो फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, दैट आई विल टाइम एंड अगेन मैं आपको बताते रहूंगी कि कौन से चैप्टर में क्या कीवर्ड्स हैं। आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या क्या है। कीवर्ड्स के बेसिस पे आपका फ्लो चार्ट बनता है। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो लेक्चर्स है ना वो 30 मिनट्स के अंदर वाले हो, 30 या 45 मिनट्स के विद इन ही कंप्लीट हो जाए, सो दैट मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ और आप इसको एग्जाम के टाइम पे भी फटाक से रिवीजन कर सके। तो मेरा फुल मोटो या मोटिव ऐसे ही होगा कि मैं कोशिश करूंगी कि ये 7 या 8 घंटे में आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। आप इसको 2x पे देख सकते हो। 2x पे देखोगे तो 3.5 आवर्स है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बिकॉज मैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ आप लोगों को। तो आपको 2x पे देखना है, 3.5 आवर्स में आपके मोस्टली ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप देखना आपको कितना डिफरेंस समझ में आएगा आपके आंसर्स में। ठीक है। आंसर्स तो आपके पास होते ही है। इनफैक्ट आप लोग आंसर्स के भी फ्लो चार्ट बना सकते हो बाय यूजिंग कीवर्ड्स। तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको पूरा आंसर रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढने हैं और कीवर्ड्स याद करने हैं। फिर आप पूरी सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ, पूरा आंसर अपने आप ही फ्रेम कर लोगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, विच इज हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन वेस्ट। ओके। तो हम शुरू करें। ठीक है। चलो। तो अब हम देखेंगे कि पहली बात तो हिस्टोरियोग्राफी क्या है, फिर अपने वेस्ट का हिस्ट्री डेवलप कैसे हुआ, ऐसे कौन कौन थे हिस्टोरियंस जिन्होंने ये काम करने में हेल्प करी पूरे दुनिया की। राइट। तो इस चैप्टर में क्या क्या होगा, ट्रेडिशंस क्या क्या थे, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, और यूरोप का हिस्टोरियोग्राफी को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, और उस फील्ड में जो स्कॉलर्स है, नोटेबल स्कॉलर्स है, वो कौन कौन है। राइट। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है। अब हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ये पहला पैरा का, तो क्या है कि हमें पता है कि हमें क्या पता करना है। पहली बात तो हमको क्रोनोलॉजी पता करनी है। राइट। क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। फिर उसके बाद उसका इंटरकनेक्शन क्या है। राइट। इंटरकनेक्शन क्या है अलग अलग इवेंट्स के साथ। फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये दोनों के वजह से हमें क्या पता चलता है, दैट हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये क्या हो गया, आपका एक टाइप ऑफ फ्लो चार्ट हो गया। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है।
इन फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज द एम्पेरिकल मेथड वो है जहाँ पे लैब मेथड होता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ऑब्जर्वेशन होते हैं। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर उसमें से कुछ कंक्लूजन और कुछ ऑब्जर्वेशन निकालोगे, उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल मेथड, राइट? Is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws and remain true irrespective of the time and space. इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार एम्पेरिकल मेथड यूजुअली यूज होता है साइंसेस में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस। इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने अगर कुछ प्रूव कर दिया, उसके बाद कितना भी टाइम चेंज हो जाने दो, स्पेस चेंज हो जाने दो, एरिया चेंज हो जाने दो, लोकेशन चेंज हो जाने दो, वो हमेशा ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन, आप यहाँ पे रहो, अमेरिका में रहो, आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल बाद, कभी भी देखोगे आपका ग्रेविटेशन के लॉज जो है वो हमेशा ट्रू रहेंगे, राइट? उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद क्या है, दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली, आप बार बार उसको प्रूव कर सकते। In historical research, it may not be possible to use method of laboratory experiments and observation. This is because we are not present in the historical time. अब हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब क्या है? हम पास्ट में जो चीजें हुई है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये जो हिस्ट्री है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। मेरे लिए हिस्ट्री कुछ और है, शायद आपके लिए हिस्ट्री कुछ और हो सकती है, किसी और के लिए हिस्ट्री कुछ और हो सकती है। बिकॉज इसमें कैसा है, देयर इज नो परफेक्ट मेथड बाय विच यू कैन प्रूव के दांडी मार्च ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, हम सोर्सेस, जैसे आपने 9th और 8th में देखा होगा, पहला चैप्टर है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हम सोर्सेस कलेक्ट कर सकते हैं और उससे फिर मैं अपना जजमेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ कि सो एंड सो चीज इस तरीके से हुई हो सकती है, नॉट नेसेसरीली कि ऐसा हुआ हो सकता है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसको आप लैब मेथड से टेस्ट नहीं कर सकते, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। हाँ, ऑब्जर्वेशन हो सकता है बट एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं थे। अब आप फिर से क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, दांडी मार्च का, वापस क्रिएट करोगे क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज वो टाइम और स्पेस है ही नहीं। ठीक है, तो historical events cannot be repeated. Also in history it is not possible to formulate laws remain true irrespective of time and space. आप ऐसा कुछ फॉर्मूला बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो हिस्टोरियोग्राफी जो है, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, वो बहुत ही अलग चीज है साइंसेस से। ठीक है, टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट of a historical document in order to read and understand its meaning. For example, एक बात समझते हैं कि दांडी मार्च जो हुआ था, दांडी मार्च जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो दांडी मार्च का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या मटेरियल सोर्सेज आपको कहाँ से मिल सकता है? गुजरात में से ही मिल सकता है। अब गुजरात में से मिलेगा तो मेजॉरिटी चांसेस क्या है कि वो गुजराती में लिखा, गुजराती में लिखा है, तो हमें कौन सा एक्सपर्ट चाहिए होगा? ऐसा एक्सपर्ट चाहिए होगा जो गुजराती समझता हो, राइट? Historical document in order to read and understand its meaning. Also, experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style. मतलब आपको authenticate भी करना है कि ये जो source है वो actual में सही सोर्स है हमारे पास। ठीक है, ऑथर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइप ऑफ पेपर। हो सकता है मैंने दांडी मार्च पे कुछ गुजराती में निकाल दिया और मैंने क्लेम कर लिया कि ये 100 साल पुराना है। नो वी कांट, क्योंकि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट कैसे 100 साल पुराना है। इसको तो आपने अभी लिखा है, तो ये 100 साल पुराना कैसे हो सकता है? तो एक्सपर्ट को ये भी देखना पड़ता है कि ये जो पेपर है ये अभी का पेपर है या 50 साल पुराना पेपर है। तो हिस्ट्री में बहुत कुछ चीजें आपको संभाल कर देखनी होती है। ठीक है, सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। मतलब अगर जो चीज, समझो मैंने निकाल ली दांडी मार्च पे, एक मैंने डॉक्यूमेंट निकाल दिया, मैंने बोला कि नहीं नहीं ये तो पुराना डॉक्यूमेंट है जो मेरे दादाजी अपने कमरे में छोड़कर चले गए थे, तो मैं अभी इसको पब्लिश कर रही हूँ। तो अब उसमें जो डिटेल्स है ना, मुझे वो कहीं से तो वेरीफाई करनी पड़ेगी कि इस पेपर में जो लिखा है ये बाकी सारे एविडेंसेस से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि ये फ्लो चार्ट क्या कह रहा है। राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव, पहला क्या है? एग्जामिनिंग द रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल। एक सेकेंड, आई नीड टू चेक समथिंग, आई एम नॉट श्योर
कि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी है या नहीं। हाँ, करिए। तो अब हम देखेंगे कि हम हिस्टोरिकल नरेटिव कैसे बनाते हैं या कैसे लिखते हैं। ठीक है, एग्जामिनिंग द रिलेवेंट रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। फिर हम उस इंफॉर्मेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट मेजर जो प्रोसेसर उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, कैसे कि मेरा कुछ लिखा हुआ चीज़ है, फिर सामने वाले ने भी किसी ने कुछ लिखा होगा, हम दोनों चीज़ें कंपेयर करेंगे और हम एनालाइज करेंगे कि ये सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा नैरेटिव क्या है, सामने वाले का नैरेटिव क्या है, और दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम देखते हैं दो पर्सपेक्टिव में, एक ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव और एक हमारे गांधी जी के जितने भी लोग थे साथ में उनका पर्सपेक्टिव। गांधी जी कह रहे हैं कि बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमने दांडी मार्च किया, हम पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे, सॉल्ट टैक्स लगाया था, हम उसके खिलाफ है, तो हम दांडी मार्च कर रहे हैं। द स्टेट, इंडियन स्टेट इज नॉट इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ। ब्रिटिशर्स उसी दांडी मार्च को रेफर करके बोलते हैं, द सिचुएशन एट दांडी मार्च इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। हम यहाँ पे इंडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी इंडियंस की तरफ से कोई भी ये नहीं हो रहा, रिवोल्ट्स नहीं हो रहे। तो अब ये दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने पहले तो देखा और रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है, जो दोनों सेम चीजों की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कंसेप्ट बनाएंगे और फिर हम लिखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ हो सकता है। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। मतलब फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे कि क्यों हुआ था दांडी मार्च, क्या ये सही में हुआ था, वॉज गांधी जी राइट, वॉज वेयर ब्रिटिशर्स राइट, गांधी जी के साथ कितने लोग थे, ऐसे कितने लोग थे जो गांधी जी को फुल्ली सपोर्ट करते थे, ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने बोला कि हमें लॉ ब्रेक नहीं करनी चाहिए। फिर इन क्वेश्चंस के अराउंड हम क्या करते हैं, एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। ठीक, अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे उसके बाद हम एक जनरल कंक्लूजन पे आएंगे, एक हाइपोथेसिस पे आएंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का क्या काम है, चलो सब बता देना मेरे को कमेंट पे। ठीक है, फिर आर्काइवल साइंस क्या है, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी क्या है, एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कैसे हो गया कि जैसे ना अशोका सुना होगा आपने, अशोक हमारे राजा थे, बहुत ही फेमस राजा थे जिन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी थी। उनकी एक आदत थी कि वो बहुत सारे ना स्तंभ बनाते थे या पिलर्स बनाते थे और उस पर लिखते थे बहुत कुछ। अब वो लिखते क्या थे कि उन्होंने क्या देखा, क्या नोट किया, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उनको किस बात का दुख है, उन्होंने वॉर लड़ा उस बात का दुख है, वो क्यों उन्होंने कोई और हिंदुइज्म को छोड़ के कोई और रिलीजन अपनाया, कौन सा रिलीजन अपनाया, ये आप लोग मुझे बताओगे। तो ये एपिग्राफी का मतलब है कि ये जो इस पे लिखा हुआ है ना उसको एनालाइज करना। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, भाषा का एनालिसिस करना। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है कि जो कॉइन्स थे उसका एनालिसिस करना कि उस टाइम पे ऐसे कॉइन्स थे तो क्यों थे। और जीनोलॉजी का मतलब है लीनिएज को स्टडी करना। बहुत सारी डिबेट्स है कि आर्यन फैमिली, आर्यन लीनिएज है या द्रविडियन है। ठीक है, तो इसका स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, जीनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. ठीक है, the writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such a narrative is called as a historian. इसमें तो बहुत बेसिक चीज है, इसमें कुछ अलग बातें तो करी नहीं है इन्होंने, कि जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है वो हिस्टोरियन हो जाता है। ठीक है, द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. अब जब तुम देखोगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरियंस टाइप, ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे हिस्टोरियंस के भी अपने पर्सपेक्टिव होंगे, अपने बायसेस होंगे। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस है जो अपने आप को मार्क्स के साथ
कनेक्ट करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस है जो अपने आप को वीर सावरकर के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो सिर्फ नेशनलिस्टिक हिस्ट्री लिखते हैं। मतलब सबके अपने अपने इंडिविजुअल बाइसेस है और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो उनकी कंसेप्ट किस विचार से, किस सोच से बनी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका जो हिस्ट्री का वर्क है वो कैसा होगा, ठीक है। तो अब द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी वाज नॉट प्रेवलेंट इन एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। However, that does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it. Ancient people also felt the need of passing on the stories of their life and valor of the ancestors to the next generation. ठीक है। एंशियंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स, बलाड्स एक्सेट्रा। अब एक चीज बताती हूँ जो सबको पता होगी, रामायण है, ठीक है, महाभारत है। हमें कैसे पता है कि ये हुए? फर्स्ट हमारे पास इसके रिटर्न सोर्सेज हैं, राइट। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? अपनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पाठ करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पे हम रामायण की कथा करते हैं, महाभारत की तो यूजुअली कथा नहीं होती, पर हम गीता का पाठ करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने जो हिस्ट्री है वो इन सब सोर्सेज के थ्रू हमारे तरफ पास ऑन किया हुआ है। वैसे ही सिंगिंग सॉन्ग्स हो गए, स्टोरी टेलिंग हो गया, बलाड जो है, बहुत सारी चीजें यूज होती थी उस पर्पस के लिए। दीज ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इट बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। कि फॉर एग्जाम्पल चलो हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन हुई थी हमारे इंडिया में, तो पहले आप क्वेश्चन करोगे ना, क्या खाते थे? व्हाट वाज देयर डाइट? क्लोथ्स कैसे थे? ये भी नहीं पता। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मतलब उस टाइम पे किस टाइप के एनिमल्स होंगे, हमें नहीं पता। अब वो सारे एनिमल्स जो थे वो प्योरली डोमेस्टिक होते थे जिसको आप पालते थे, या फिर पूरे जंगली होते थे तुम लोगों की तरह, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करोगे, आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, तब तो जाके पता चलेगा ना कि क्या 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 क्वेश्चन हो सकते हैं और उसके हमें क्या क्या आंसर्स मिल सकते हैं। उस टाइम पे गोल्ड था क्या? उस टाइम पे राइस था क्या? उस टाइम पे व्हीट था क्या? उस टाइम पे कैट थी क्या? उस टाइम पे हम नॉनवेज के इसमें क्या क्या खाते थे, राइट। इतने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। उस टाइम पे शादी होती थी क्या? ऐसे कोई मैरिज का इंस्टीट्यूशन था क्या? उस टाइम पे कोई प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम थी क्या? नहीं पता हमें, तो हम कैसे पता करेंगे? हम ऐसे पता करेंगे, हम क्वेश्चंस पूछेंगे अलग अलग, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग, मतलब इंसानों से घिरा हुआ। हम जो भी चीजें पता करेंगे वो कैसे पता करेंगे कि वहाँ उस टाइम पे जो लोग थे, जो इंसान थे, जो ह्यूमन सोसाइटीज थी, वो कैसी थी। तो हर हाइपोथेसिस, हर हमारा एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड होगा? ह्यूमन से रिलेटेड होगा, ठीक है। These questions are about deeds of the member of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and the human deeds. मतलब ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि वो गॉड का कंसेप्ट और ह्यूमन के कंसेप्ट में कोई मेल नहीं था, ना हमने पता करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। मतलब ये एक सवाल पूछे और फिर उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करी। कैसे? अगर कोई एविडेंस मिला तो वो आंसर सही है, अगर एविडेंस नहीं मिला तो वो आंसर गलत है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन रूट्स। It is said to be the modern historiography with above characteristic has its roots in ancient Greek historical writings. History is originally a Greek term. Herodotus का मतलब होता है in the 5th
sorry, the Greek historian of the 5th century BC used its first for his book entitled History. ठीक है, अब देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। मतलब हम क्या करने लग गए, फिर हिस्ट्री को है ना इससे जोड़ने लग गए साइंस से। तो पहले इन्होंने बोला कि इसमें इंपेरिकल स्टडी नहीं हो सकती, फिर हमने नॉर्मल मेथड से हिस्ट्री को पता करने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम गया 8th सेंचुरी में क्या होने लगा कि हम हिस्ट्री में क्या मिक्स करने लगे, साइंटिफिक मेथड्स मिक्स करने लगे। तो आगे क्या है हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। टिल 8th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the fields of philosophy and science. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. Now, the philosophical discussion focused more and more on objectivity in history and historiography. Prior to 18th century, all European universities were interested only on philosophical discourses revolving around divine phenomena. अब डिवाइन फिनोमिना का मतलब क्या है, एनीथिंग और एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सुपीरियर पावर, गॉड कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो। तो जो यूरोप की जो फिलोसफी थी वो पहले डिवाइन पावर पे बेस्ड थी, ठीक है। However, gradually this scenario began to change. In 1737, Göttingen University was founded in Germany. This university for the first time had an independent department of history. यूरोप में क्या होता था कि फिलोसॉफी को ही हम समझ लेते थे, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। फिलोसॉफी इज इक्विवेलेंट टू ऑल दिस, पर तो इन सबका अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं था। फिर उसके बाद 1737 में क्या हुआ कि अलग यूनिवर्सिटी बनी, अलग डिपार्टमेंट बना। तो इसका मतलब क्या है, अब हिस्ट्री अलग हो चुका है किससे, फिलोसॉफी से। लेटर ऑन जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। तो अब हम देखेंगे कि इसमें नोटेबल स्कॉलर्स कौन कौन से थे और इन्होंने एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट काम करा हुआ है, ठीक है। नॉट दैट इंडिया के पास ऐसे स्कॉलर्स नहीं थे, इंडिया के पास भी स्कॉलर्स थे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। हम ये अभी पहले वर्ल्ड हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। लेट मी जस्ट पहले इरेज ईच ऑफ दिस थिंग, ओके। हमें इसमें लिखना पड़ सकता है। चलो ठीक है। अब क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो हम देखते हैं कि कौन से पहले तो डेस्क्रेटीज है, ठीक है। रेने डेस्क्रेटीज was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents. तो हम पहले इसका देखते हैं, ठीक है। रेने ने क्या बोला, रेने ने बोला कि पहले तो वेरीफाई और देखो कि वो डॉक्यूमेंट कितना रिलायबल है। तो अगर इसके ऊपर आपको कुछ लिखना है तो आप क्या लिखोगे, इसने क्या बोला कि भाई पहले जो भी आपके पास एविडेंस है उसको क्या करो, आप वेरीफाई कर लो, फिर उसके बाद देखो कि वो कितना रिलायबल है, ठीक है। पहला पॉइंट आप पे यही खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या है, और फिर उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। अमॉन्ग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, मतलब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इसने रूल्स दिए, रूल्स को क्या नाम दिया, उसने रूल्स को क्या नाम दिया, डिस्कोर्सेज ऑन मेथड। डिस्कोर्सेज ऑन मेथड का मतलब क्या है कि आप लाइन बाय लाइन उस जो भी आप चीज वेरीफाई कर रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन देखो, समझो। Following is supposed to have a great impact on scientific method of research. Never to accept anything for true till all the grounds of doubts are excluded. पहले इसने क्या बोला, सब कुछ वेरीफाई करो, फिर देखो डॉक्यूमेंट रिलायबल है कि नहीं। फिर उसने एक मेथड दिया, कौन सा, डिस्कोर्सेज ऑफ मेथड। फिर उसने एक रामबाण इलाज दे दिया कि आप कोई भी चीज को सच मत समझो जब तक आपके मन में एवरी डाउट हैज बीन क्लियर, until and unless there's teeny tiny doubt in your mind about that particular document or source, आप उसको सच नहीं मानोगे। क्लियर, इतना इजी है, ठीक है। अब दूसरा कौन है, ये इंसान है। वोल्टायर बोल लो, वोल्टरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, हम इंडियंस हैं, हम अपने हिसाब से कुछ भी बोलेंगे, ठीक है।
अब इसका क्या है ना कि अभी इसका ओरिजिनल नाम तो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फ्रेंच था, ठीक है, ही वॉज फ्रेंच। ही ओपिन दैट along with objective truths and chronology of historical events considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography। तो अब ये भाई साहब अलग कह रहे हैं कुछ, तो क्या कह रहे हैं, वोल्टरी क्या कह रहा है कि ठीक है आप क्रोनोलॉजी देखो हिस्ट्री का, उसका ऑब्जेक्टिव देखो, सब देखो, पर इसके साथ साथ आपको क्या क्या और जानने की जरूरत है। आपको जानना पड़ेगा कि सोसाइटी कैसी है, आपको ये जानना पड़ेगा कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, फिर आपको जानना पड़ेगा कि उस टाइम का एग्रीकल्चर कैसा था, फिर आपको जानना पड़ेगा कि उस टाइम की ट्रेड कैसा था, उस टाइम का ट्रेडिशन कैसा था। जब तक आप ये सब नहीं पता करते, आप हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग, दस इट इज सेड दैट द वोल्टरी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो इसमें एक और पॉइंट क्या डालोगे कि वोल्टरी वाज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो अगर वोल्टरी आया तो इतना लिखना है, रेने डेस्क्रिटिस आया तो ये लिखना है, खत्म वार्ता, है ना। अब कौन है फेडरिक, फेडरिक हीगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बिकॉज इसने फिलोसॉफी में भी बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बट तुम्हें फिलोसॉफी नहीं है तो हम यही देखते कि इसकी हिस्टोरियोग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशंस रहे। हीगल वाज अ जर्मन philosopher. He insisted that historical reality should be presented in a logical manner, ठीक है, presented in a logical manner. To him, timeline of historical event was indicative of progress. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. His book Reason in History is well known. इनका क्या कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमको नए नए एविडेंसेस मिलते जाएंगे, जो हिस्ट्री है वो धीरे 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 चेंज होती जाएगी। मतलब दांडी मार्च का, मैं दांडी मार्च इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन नोज व्हाट इज दांडी मार्च। तो हो सकता है कि आज से 10-15 साल पहले दांडी मार्च का जो नरेटिव था वो अलग था, आज हो सकता है दांडी मार्च का नरेटिव कुछ और हो, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें अलग अलग एविडेंसेस मिलते जाएंगे, हम अपना हिस्ट्री उस हिसाब से चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये बार बार चेंज होता है, मतलब ये स्टैटिक नहीं है। हिस्ट्री इज काइंड ऑफ डायनामिक व्हेन इट कम्स टू इट्स टेक्निकलिटीज। वो जो टॉपिक है वो सेम रहेगा, बट उसके अंदर की जो थोड़ी डिटेल्स है वो चेंज होती जाएगी। ये कहा है फेडरिक हीगल ने। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है हमारे, रैंकी, वैन रैंकी, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th century was greatly influenced by the thoughts of Ranke of Berlin University. He spoke about critical method of historical research. Critical method मतलब कोई भी अगर आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, वो सही है, गलत है, नहीं है, न्यूट्रल है, सारी चीजें पता कर लो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मेथड। He puts emphasis on utmost importance of information gathered through original documents. अगर हम गांधी जी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं या सरदार पटेल के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तो उनकी जो हैंड रिटन, उनका जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है या उनकी जो ओरिजिनल बायोग्राफी है या उन्होंने खुद ने किसी को लेटर लिखा हुआ है, वही एक ओरिजिनल सोर्स है। बाकी सब तो जो बाकियों की क्या कहते हैं नरेटिव्स हैं। He also stated that all types of documents associated with historical event need to be examined with greatest care. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration. अब imaginative narration of history को वो criticize करता था, meaning इनके पहले जो भी आए थे वो सबको criticize कर रहे हैं, क्योंकि history is kind of imaginative. आपको जो सही लगता है आप वो बताते हो। तो इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा बोल दिया कि इमेजिनेटिव हिस्ट्री तो होनी ही नहीं चाहिए, इसको कुछ और लग रहा है, उसको कुछ और लग रहा है, तुमको कुछ और लग रहा है, तो ट्रूथ कहाँ है। बिकॉज हिस्ट्री इज काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि वी आर इन अ सर्च ऑफ सच्चाई। यार सॉरी, सच्चाई लिख नहीं पा रही मैं, तो मैं ट्रूथ लिखूंगी, ठीक है।
वी आर इन द सर्च ऑफ ट्रूथ कि क्या हुआ हो सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है वो है कार्ल मार्क्स, बिकॉज इन्होंने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी, क्योंकि इनकी सोच ना बहुत अलग थी। हम देखते हैं कैसे इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas. It was about living people. Human relationships are shaped by fundamental needs of people and ownership, as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. कुछ नहीं बोला इन्होंने। हम जिस हिसाब से बिहेव करते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होता है कि हमारी फंडामेंटल नीड्स क्या है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी फंडामेंटल नीड्स क्या है, देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपके पास ये तीनों है आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आपको आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। सही बात है कि नहीं है, ये लाइफ ये आपको डिफिकल्ट लगेगी। अगर आपको आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो आपका बिहेवियर जो है बाकी ह्यूमंस के साथ वो थोड़ा ठीक होगा, ठीक है। बट अगर ये तीनों चीज आपके पास नहीं है तो आपका जो बिहेवियर है बाकियों के प्रति वो थोड़ा सा अलग होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप हिस्ट्री को ऐसे मत देखो कि मतलब ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि ऐसा हुआ होगा वैसा होगा, नहीं। हिस्ट्री इज प्योरली बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल नीड्स, कि इन नीड्स के वजह से जो है ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो शेप होते हैं, ठीक है। उनका कहना ये था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दी एक्सेसिबिलिटी of these means of different strata of society may not be equal. This inequality causes division of society into classes. अब classes का मतलब क्या है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। आज भी देखोगे तो हमारी सोसाइटी ऐसे ही बटी हुई है ना। अपर क्लास जलसा करती है, मिडिल क्लास बहुत मेहनत करती है और लोअर क्लास उनकी तो हालत वैसे ही खराब है। तो ये चीजों की वजह से क्या हो गया, हमारा इंडियन सोसाइटी बढ़ गया 3 क्लासेस में। तो उस टाइम पे भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, राइट। लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि जो लोअर इनकम वाला है वो हमेशा ट्राई करेगा, सतत प्रयत्न करेगा कि एनी हाउ आई नीड टू गेट इन टू दिस मिडिल क्लास वाला बैंड। मिडिल क्लास क्या सोचेगा, कंटिन्यूसली काम करते रहेगा इन ऑर्डर टू गेट इन टू द अपर क्लास। तो क्या हो गया, ये क्लास स्ट्रगल ही है ना, अ फॉर्म ऑफ क्लास स्ट्रगल है। आगे देखते हैं। The class that owns the means of production economically exploits the rest of the class. Of course ये true है। अपर क्लास क्या करता है, मिडिल और लोअर क्लास को कंट्रोल तो करता ही है ना। एक्स्ट्रा करो, ओवर टाइम करो, पैसे नहीं मिलते, बहुत सारे चीजें चलती हैं इन लोगों के लाइफ में, राइट। तो इन्होंने एक चीज लिखी थी, दास कैपिटल, अ ट्रीटीज रिटन बाय हिम, मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये थे हमारे कार्ल मार्क्स। अब देखते हैं कि एमिल स्कूल क्या है। एट द ऑनसेट ऑफ 20th century न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस। मतलब ये कहाँ पे बेस्ड है, फ्रांस में है। फिर स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। इट रिकॉग्नाइज नाउ दैट द हिस्ट्री इज नॉट ओनली पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग, ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर, बट ऑल्सो क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हिस्ट्री को सिर्फ किंग, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें नहीं अफेक्ट करती है। अब नई चीजें क्या आ रही है कि हमें क्लाइमेट इशू हो रहा है, फिर हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, कैसे, एआई आ गया। फिर उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग है ना। ये सारी चीजें अब हमारा लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, है कि नहीं। साइबर क्राइम हो रहा है, बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद सोशल डिविजन्स है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर था हिस्ट्री को समझने का वो चेंज हो चुका है, क्योंकि उनके साथ साथ अब ये चीजें भी मैटर करती है हिस्ट्री में, ठीक है। अब देखते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा चैप्टर, थोड़ा लंबा हुआ बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। मतलब वो कहना चाहती है कि वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी आपको हिस्ट्री लिखनी जरूरी है, बिकॉज मेल, उस टाइम पे मेल का जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत डिफरेंट था और जो वुमेन का पर्सपेक्टिव है वो बहुत डिफरेंट होगा, राइट।
द राइट। और जब आप हिस्ट्री लिखते हो तो सारे लोगों का पर्सपेक्टिव आपको एक अकाउंट में लेना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ आदमियों का पर्सपेक्टिव लूंगा हिस्ट्री लिखने के लिए, देन इट इज बायस, देन इट इज रॉन्ग, विच इज नॉट करेक्ट ऑल्सो, राइट। अब देखते हैं द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। शी वॉज फ्रेंच। कौन? Simone de Beauvoir. The feminist historiography emphasized not only on inclusion of women in history but rethinking of male-dominated perspective of history. It drove historical research to focus depth on various aspects of humans' life, such as their employment, their role in trade union institutions working for their cause. In historical writings after 1990, women were portrayed as independent social class. अब आते हैं हमारे माइकल फूको, ठीक है। द फ्रेंच हिस्टोरियन 20th सेंचुरी में थे, ठीक है। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज उन्होंने बुक लिखी थी। उन्होंने उसमें बोला कि जो प्रिवलिंग प्रैक्टिसेस है हिस्टोरिकल इवेंट्स के इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in past. मतलब हम देखेंगे कि फूको क्या कह रहा है कि क्रोनोलॉजी मत देखो, आप ट्रांजिशन देखो। मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। हमारी जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, वो सिर्फ क्रोनोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। वो सिर्फ क्रोनोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। वो किस पे बेस्ड है? वो ट्रांजिशन पे बेस्ड है। ट्रांजिशन पे कैसे बेस्ड है? हमारी हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है एंशिएंट, फिर दूसरा है मेडिवल और तीसरा है मॉडर्न। अब ये क्यों हमने ऐसे नाम दिए? बिकॉज हम ट्रांजिशन कर रहे थे एक फॉर्म ऑफ हिस्ट्री से दूसरे फॉर्म ऑफ हिस्ट्री में। एंशिएंट से हम ट्रांसफर हुए किस वाले में? मिडिवल में। मिडिवल से हम ट्रांसफर हुए मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आप क्रोनोलॉजी तो समझिए ही, है ना। क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं ना हमारे अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर, कि क्रोनोलॉजी को समझिए। जी अमित शाह जी, क्रोनोलॉजी को तो समझना ही पड़ेगा, बट आपको ट्रांजिशन भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी के साथ साथ अगर आप ट्रांजिशन समझोगे तो आपको हिस्ट्री बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगी। इतना अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कर दो ऑल क्लियर, कमेंट करो ऑल राइट, सब समझ में आया। आप अपने डाउट्स कमेंट करते जाइए सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करते जाऊंगी तो मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करते जाऊंगी, ठीक है। फिर ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। Foucault subjected the so far unacknowledged areas of historians as psychological disorders, science of medicine, poison administration, etc. to historical analysis. Thus, the scope of historiography kept continuously expanding and changing. Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculptures, drawing and painting, music, dance, drama, films and television, etc. came to practice. तो आई होप आपको समझ में आया है कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है और किस वे में समझाने की कोशिश करी। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए कि इस वाले पैरा में क्या लिखा हुआ है, इस वाले पैरा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपको बस अगर आउटलाइन भी पता है ना, आपको अगर आउटलाइन भी पता है, सॉरी, अगर आपको आउटलाइन भी पता है पूरे चैप्टर की, आपके लिए काफी है उतना पूरा करने के लिए, ठीक है। अब इसके जो आंसर्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। किसके किसके आंसर्स चाहिए मैं आपको अभी बताती हूँ। मुझे इसके आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, और मैं देखूंगी भी, ठीक है। मुझे इसका आंसर चाहिए, फिर उसके बाद ये तो नहीं चाहिए। आप लिख पाओगे तो लिख लेना, नहीं लिख पाए तो भी कोई बात नहीं। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा हिस्टोरियोग्राफी। जैसे हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन देखा, वैसे ही अब हम देखेंगे इंडियन ट्रेडिशन। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट कर सकते हो इफ इन केस यू लाइक माई टीचिंग। ये तो बस अभी एक मतलब शुरुआत है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। दिस इज माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टीचिंग लाइव, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत फंबलिंग हो यहाँ वहाँ, बट एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग गुड कंटेंट आई थिंक इट इज ऑल जस्टिफाइड। बाकी तो आपको जो भी इशू हो आप वो मुझे टेक्स्ट करके, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।